बहुत पुराने समय में, जब सेनोजॉइक युग चल रहा था, पावर रेंजर्स नाम के ताकतवर योद्धाओं का एक समूह पृथ्वी पर आया था। उनका काम जियोक्रिस्टल नाम की एक बहुत ताकतवर चीज की सुरक्षा करना था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उनमें से एक ग्रीन रेंजर रीटा रिपल्सा ने अपनी टीम को धोखा दिया। वह क्रिस्टल खुद के लिए चाहती थी। धीरे धीरे बाकी रेंजर्स हार गए और खत्म हो गए। आखिर में सिर्फ जॉर्डन, जो रेड रेंजर था, बचा। अपनी बची हुई आखिरी ताकत से उसने पृथ्वी को बचाने का आखिरी फैसला किया। उसने अपनी ताकत को छोटे छोटे सिक्कों में बदल दिया, जिन्हें पावर कॉइन्स कहा जाता था, और उन्हें जमीन में छुपा दिया। कुल 5 सिक्के थे, लाल, नीला, पीला, गुलाबी और काला, ताकि आगे आने वाले हीरो उन्हें ढूंढ सकें। थोड़ी ही देर बाद रीटा जॉर्डन के सामने आ गई और उसने मांग की कि उसे बताया जाए कि जियो क्रिस्टल कहाँ है। लेकिन जॉर्डन ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है। फिर उसने अपने रोबोट सहायक अल्फा 5 को एक आखिरी आदेश दिया। उसने उसे पृथ्वी पर एक उल्कापिंड गिराने को कहा। वह उल्कापिंड बहुत जोर से पृथ्वी से टकराया। इससे रीटा की छड़ी टूट गई और उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया गया। इस टक्कर की वजह से जॉर्डन भी मर गया और यहाँ तक कि पृथ्वी के डायनासोर भी खत्म हो गए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जियो क्रिस्टल लाखों साल तक सुरक्षित और छुपा हुआ रहा। अब आज के समय में हम एंजल ग्रोव नाम के शहर में आते हैं। यहाँ हम जेसन स्कॉट नाम के एक लड़के से मिलते हैं। एक दिन वह और उसका दोस्त अपने दुश्मन स्कूल के साथ एक मजेदार शरारत करने का प्लान बनाते हैं। वे चुपके से स्कूल में घुस जाते हैं और लॉकर रूम में एक सांड छोड़ देते हैं। लेकिन हालात जल्दी खराब हो जाते हैं। पुलिस को बुला लिया जाता है और जेसन अपने पिता के ट्रक से भागने की कोशिश करता है। भागते हुए उसका कंट्रोल छूट जाता है और वह दूसरी कार से टकरा जाता है। अच्छी बात है कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन उसकी गलती की वजह से वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। जेसन को घर में बंद कर दिया जाता है और उसे स्कूल का बाकी साल डिटेंशन, सजा के तौर पर स्कूल में रुकना, में बिताना पड़ता है। अगली सुबह उसके पिता सैम उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। रास्ते में वे जेसन के भविष्य की बात करते हैं। जेसन स्कूल का बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था और उसे खेल की स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। लेकिन अब एक बेवकूफ़ी की वजह से सब कुछ खराब हो गया है। फिर भी जेसन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वह बस स्कूल चला जाता है और अपनी पहली डिटेंशन क्लास में जाता है और वहां वह किम्बरली से मिलता है, जो चीयर लीडर है और जिसे वह मन ही मन पसंद करता है। उसी कमरे में बिली क्रैंस्टन भी होता है, जो बहुत होशियार और शांत लड़का है। लेकिन उसे कोल्ट नाम का एक शरारती लड़का परेशान कर रहा होता है। इससे पहले कि बात और खराब हो, जेसन बीच में आ जाता है। वह कोल्ट से कहता है कि बिली को छोड़ दे। जब कोल्ट उस पर हमला करता है तो जेसन आसानी से बच जाता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। उसके बाद वह कोल्ट को फिर से चेतावनी देता है कि बिली से दूर रहे। इस घटना से बिली और खासकर किम्बरली बहुत प्रभावित होते हैं। डिटेंशन खत्म होने के बाद जब जेसन स्कूल से बाहर जा रहा होता है, तभी बिली उसके पास आता है। वह जेसन को धन्यवाद देता है और पूछता है कि क्या वे साथ घूम सकते हैं। लेकिन जेसन उसे अपना एंकल मॉनिटर दिखाता है और कहता है कि वह कहीं नहीं जा सकता क्योंकि वह घर में बंद है। तभी बिली को एक आइडिया आता है। वह कहता है कि अगर जेसन उसे शहर के बाहर एक पुरानी खदान में ले जाए तो वह एंकल मॉनिटर को हैक करके एक रात के लिए बंद कर सकता है। वह जेसन को अपनी कार देने की बात भी करता है। जेसन मान जाता है। बाद में जेसन बिली के घर जाता है। अपने कंप्यूटर से बिली कुछ सेकंड में एंकल मॉनिटर बंद कर देता है। अब जेसन उस रात के लिए आजाद है, इसलिए वह अपना वादा निभाता है और बिली को खदान में ले जाता है। वहां पहुंचकर बिली जेसन से कुछ खोदने को कहता है, लेकिन जेसन कहता है कि उसने अपना काम कर दिया है और अब वह बस कार में बैठना चाहता है। वह कार की तरफ वापस जाने लगता है, लेकिन उसे बिली को अकेला छोड़कर बुरा लगता है। उसी समय उसे कुछ अजीब दिखता है। किम्बरली पहाड़ के पास झील में कूद रही होती है। जेसन सोचता है कि वह डूब रही है और पानी की तरफ दौड़ता है और उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। लेकिन अचानक किम्बरली पानी से बिल्कुल ठीक बाहर आ जाती है। वह जेसन को देखकर हैरान हो जाती है। जब वे खदान में आकर बात कर रहे होते हैं, तभी बिली कुछ बम जैसा लगा देता है। वह बटन दबाता है और धमाका हो जाता है। इस धमाके से खदान का हिस्सा गिर जाता है। जोरदार आवाज सुनकर जेसन और किम्बरली जल्दी से वापस भागते हैं। उन्हें बिली मिलता है, जो बच जाता है। उसी समय 2 और छात्र ट्रिनी और जैक, जो पास में थे, देखने आते हैं कि क्या हुआ। जब पांचों उस जगह को देखते हैं तो उन्हें कुछ अजीब दिखता है। एक बड़ी चट्टान जिसके अंदर 5 चमकते सिक्के लगे होते हैं। जैक एक औजार लेकर चट्टान तोड़ देता है। हर सिक्का अलग रंग में चमकता है। इससे पहले कि वे कुछ समझें,
उन्हें पुलिस की आवाज सुनाई देती है जो उनके पास आ रही होती है। जेसन तुरंत सबको कार में बैठकर भागने को कहता है। बिली जल्दी जल्दी कार चलाने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। पुलिस उनका पीछा कर रही होती है और उनके पास आ जाती है। जब वे खेत से जा रहे होते हैं तो रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचते हैं। सामने से ट्रेन आ रही होती है। जेसन बिली से कहता है कि कार तेज चलाए और पुलिस से बचने के लिए पटरी पार कर जाए, लेकिन कार इतनी तेज नहीं चल पाती और अचानक जोरदार टक्कर हो जाती है। ट्रेन उन्हें सामने से टक्कर मार देती है। उसी समय समुद्र में दूर एक मछली पकड़ने वाली नाव अपना जाल खींच रही होती है, लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब दिखता है। अचानक उनके जाल या मशीन में कुछ अटक जाता है। जब वे उसे नाव के ऊपर लाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी लाश मिलती है जो इंसान जैसी दिखती है। वह लाश बहुत पुरानी लगती है, जैसे कई साल पहले मर चुकी हो। नाव के लोग समझ नहीं पाते कि यह क्या है, फिर भी वे उसे किनारे पर ले जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन वे एंजल ग्रोव के पोर्ट बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। जब वे लाश को देखने जाते हैं तो वह अचानक जीवित हो जाती है। वह असल में रीटा रिपल्सा नाम की खलनायिका होती है। वह तुरंत हमला करके नाव पर मौजूद सबको मार देती है। उसी समय जेसन, बिली और किम्बरली अपने घरों में उठते हैं। वे बहुत चौंक जाते हैं। उन्हें पिछली घटना याद है, फिर भी वे पूरी तरह सही सलामत हैं। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं है और अजीब बात यह है कि उनके पास वही सिक्के अभी भी हैं जो उन्हें खदान में मिले थे। अब उन्हें अपने अंदर कुछ अलग महसूस होता है। उन्हें लगता है कि वे पहले से ज्यादा ताकतवर और तेज हो गए हैं, जैसे सुपर पावर मिल गई हो। स्कूल में बिली अभी भी कंफ्यूज है। तभी कोल्ट उसे फिर से परेशान करने आता है। कोल्ट उसका हाथ मरोड़ना चाहता है, लेकिन हिला भी नहीं पाता। बिली बिना मेहनत के ही बहुत ताकतवर हो गया है। कोल्ट गुस्से में सिर मारता है, लेकिन खुद ही बेहोश हो जाता है। इस घटना से बिली स्कूल में फेमस हो जाता है। उन्हें पता चलता है कि तीनों के पास अलग अलग रंग के सिक्के हैं। जेसन सोचता है कि इन्हीं सिक्कों से उन्हें ताकत मिली है, इसलिए वे खदान में वापस जाते हैं। वहां उन्हें जैक और ट्रिनी मिलते हैं। उनके पास भी बाकी रंग के सिक्के हैं। अब पांचों के पास ताकत है। जैक पहाड़ पर चढ़कर ताकत चेक करता है और वह आसानी से चढ़ जाता है। बाकी भी कोशिश करते हैं और सब आसानी से चढ़ जाते हैं। ऊपर पहुंचकर जैक एक पहाड़ से दूसरे पर कूद जाता है। बाकी लोग भी कूदते हैं, लेकिन बिली गलती कर देता है और गिर जाता है। सब डर जाते हैं, लेकिन बिली बताता है कि नीचे सुरक्षित है। वे नीचे कूदते हैं और पानी में सुरक्षित गिरते हैं। बिली एक सीक्रेट रास्ता दिखाता है। वे तैरकर स्पेसशिप तक पहुंचते हैं। जेसन का सिक्का चमकता है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाने पर एक रोबोट उन्हें पकड़ लेता है। रोबोट खुद को अल्फा 5 कहता है। वह कहता है कि वह उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें एक और व्यक्ति दिखता है जिसका नाम जॉर्डन है। वह बताता है कि वे ही नए हीरो हैं। वह एक ताकतवर ऊर्जा के बारे में बताता है। यह बहुत खतरनाक है। उन्हें भविष्य दिखाया जाता है जिसमें शहर तबाह हो रहा होता है और रीटा सब कुछ नष्ट कर रही होती है। जॉर्डन कहता है कि उन्हें अपनी ताकत इस्तेमाल करना सीखना होगा। ट्रिनी भरोसा नहीं करती और चली जाती है। सब जाने लगते हैं, लेकिन वह जेसन से बात करता है और कहता है कि जेसन को टीम लीडर बनना होगा। अगले दिन सब वापस आते हैं और फिर से स्पेसशिप में जाते हैं। जॉर्डन कहते हैं कि अगर उन्हें पावर रेंजर्स बनना है तो सबसे पहले उन्हें मॉर्फ करना सीखना पड़ेगा। उनके खास सूट पावर कॉइन्स नाम के सिक्कों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण नियम भी है। वे तभी मॉर्फ कर पाएंगे जब वे सब एक टीम की तरह पूरी तरह जुड़े होंगे। उन्हें एक दूसरे पर पूरा विश्वास रखना जरूरी है। इसके बाद जॉर्डन उन्हें मॉर्फिंग ग्रिड नाम के खास प्लेटफॉर्म पर खड़े होने को कहते हैं। यह प्लेटफॉर्म उनके दिमाग और शरीर को एक साथ जोड़ देगा। सभी लोग उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हैं और अपनी ताकतें चालू करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ भी नहीं होता। वे असफल हो जाते हैं। उनका आपसी कनेक्शन टूट जाता है। इससे पता चलता है कि वे अभी तैयार नहीं हैं। वे सही तरीके से टीम बनकर काम नहीं कर रहे। इसीलिए जॉर्डन एक नया निर्देश देते हैं। वे अल्फा 5 से कहते हैं कि सबको ट्रेनिंग वाली जगह पर ले जाओ। वहां वे बिना सूट पहने भी कठिन अभ्यास करेंगे। ट्रेनिंग एरिया में अल्फा एक नकली ट्रेनिंग सिस्टम चालू करता है। अचानक उनके सामने दुश्मन आ जाते हैं। वे पत्थर के सैनिकों जैसे लगते हैं, जो रीटा की सेना है। शुरू में जैक को लगता है कि यह नकली है, इसलिए वह तुरंत लड़ने लगता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है कि ये असली जैसे हैं और उसे चोट भी लग सकती है। एक ही हमले में वह जमीन पर गिर जाता है। अल्फा उन्हें सावधान करता है। वह कहता है कि आगे के दिनों में उन्हें पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करनी होगी, तभी वे रीटा से लड़ पाएंगे। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ताकत होने के बावजूद उन्हें काफी कठिनाई होती है। उन्हें सही तरीके से लड़ना नहीं आता। अल्फा उन्हें बेसिक फाइटिंग सिखाता है, हमले से बचना, पीछे से पकड़ना और जमीन पर गिराना। धीरे धीरे जेसन और बाकी सब सीखने लगते हैं।
वे लगातार प्रैक्टिस करते हैं और बेहतर बनते हैं, लेकिन एक समस्या अभी भी है। अभी तक कोई भी मॉर्फ नहीं कर पाया। यह देखकर कि सबका मन टूट रहा है, अल्फा 5 उन्हें गुफा के अंदर ले जाता है ताकि कुछ खास दिखा सके। वहां वे जॉर्ड्स नाम की बड़ी बड़ी मशीनें देखते हैं। हर मशीन पुराने समय के जानवरों पर बनी है, जैसे टी रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स, मास्टोडोन, टेरोडैक्टिल और सेबर टूथ टाइगर। ये ताकतवर मशीनें खास रेंजर्स के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है। वे इन मशीनों को तभी चला सकते हैं जब वे मॉर्फ करना सीख लेंगे, क्योंकि केवल उनके सूट ही इन मशीनों से जुड़ सकते हैं। यह सब दिखाने के बाद अल्फा उन्हें फिर से ट्रेनिंग जारी रखने को कहता है, लेकिन जैक के मन में जिज्ञासा, जानने की इच्छा पैदा होती है। वह छुपकर अपने जॉर्ड को चलाने का फैसला करता है। जैसा अंदाजा था, सब गड़बड़ हो जाता है। वह उसे सही तरीके से नहीं चला पाता। जॉर्ड कंट्रोल से बाहर हो जाता है और पहाड़ से नीचे भागने लगता है। बहुत मेहनत के बाद जैक किसी तरह उसे वापस लाता है, लेकिन लौटते समय वह लगभग बाकी लोगों से टकरा जाता है। अच्छी बात यह है कि किसी को चोट नहीं लगती, लेकिन जेसन बहुत नाराज हो जाता है। वह जैक को उसकी गलती के लिए डांटता है। जैक इस बात को सीरियस नहीं लेता और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। थोड़ी ही देर में यह बहस सबके सामने लड़ाई बन जाती है। तभी बिली उनके बीच में आ जाता है और उनसे लड़ाई रोकने को कहता है। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं था। बिली का सूट कवच एक पल के लिए उसके शरीर पर दिखता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि उसने यह कैसे किया, लेकिन बिली को खुद भी नहीं पता होता और जितनी जल्दी वह सूट दिखा था, उतनी ही जल्दी वह गायब भी हो जाता है। उसी समय उन्हें जॉर्डन की आवाज सुनाई देती है। वह बिल्ली से दोबारा कोशिश करने और मॉर्फ करने को कहता है। बिल्ली कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह फिर से फेल हो जाता है। जॉर्डन निराश हो जाता है। वह कहता है कि यह ग्रुप अभी भी असली रेंजर्स बनने के लिए तैयार नहीं है। वह उस दिन की ट्रेनिंग बंद कर देता है। यह सुनकर सब दुखी हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन जेसन वहीं रुक जाता है। वह जॉर्डन से बात करने के लिए जाता है और उनसे एक और मौका देने की गुजारिश करता है। शिप के अंदर वह जॉर्डन को अल्फा से बात करते हुए सुनता है। जॉर्डन कहता है कि टीम को मॉर्फिंग ग्रिड चालू करना होगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वह फिर से जीवित हो सकता है। इसके बिना वे धरती को नहीं बचा पाएंगे। यह सुनकर जेसन को गुस्सा आ जाता है। वह जॉर्डन से सीधे सवाल करता है। वह कहता है कि जॉर्डन सिर्फ अपना शरीर वापस पाने के लिए उनका उपयोग कर रहा है। जॉर्डन समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ रीटा को रोकना चाहता है, लेकिन जेसन को उस पर विश्वास नहीं होता। वह कहता है कि उसे अपनी टीम पर भरोसा है और वह जॉर्डन की मदद के बिना भी टीम को लीड करेगा। जेसन शिप से बाहर चला जाता है और बाकी लोगों से मिलता है। फिर जैक सुझाव देता है कि सब लोग रात के लिए पहाड़ों में कैंपिंग करने चलें। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में रीटा रिपल्सा एक शिपयार्ड में छिपी हुई है। वह अब भी कमजोर है, इसलिए अपनी ताकत वापस पाने के लिए वह इंसानों को खाना शुरू कर देती है। इसके बाद वह एक ज्वेलरी की दुकान में जाती है और सोना चुराने लगती है। वह उस सोने का उपयोग अपनी जादुई छड़ी को दोबारा बनाने के लिए करती है। तभी अचानक एक पुलिस वाला वहां आता है और उसे आत्मसमर्पण करने को कहता है। रीटा मना कर देती है। पुलिस वाला उस पर गोली चलाता है, लेकिन उससे रीटा को कोई फर्क नहीं पड़ता। रीटा आसानी से पूरी जगह को नष्ट कर देती है और सारा सोना लेकर भाग जाती है। उधर पहाड़ों में सभी लोग आग के पास बैठते हैं। जैक एक महत्वपूर्ण बात कहता है। उसका मानना है कि वे मॉर्फ नहीं कर पा रहे क्योंकि वे टीम की तरह एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। पहले तो वे दोस्त भी नहीं थे, इसलिए वह कहता है कि वे एक दूसरे के सामने खुलकर बात करें और एक दूसरे को समझें। जैक सबसे पहले शुरू करता है। वह अपनी माँ के बारे में बताता है, जो बहुत बीमार है। उसे डर है कि वह उन्हें खो देगा। फिर बिली अपनी कहानी बताता है। वह कहता है कि वह पहाड़ों पर इसलिए आया क्योंकि उसके पिता को यह जगह बहुत पसंद थी, लेकिन उसके पिता अब नहीं रहे। फिर किम्बर्ली की बारी आती है, लेकिन वह अभी बात करने के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए जेसन उसकी जगह बात करता है। वह कहता है कि उसकी कहानी सबको पहले से पता है। वह एक अच्छा खिलाड़ी था जिसका भविष्य बहुत अच्छा था, लेकिन उसने एक मूर्खता भरी गलती से सब कुछ खराब कर दिया। अंत में ट्रिनी बोलती है। वह भावुक हो जाती है। वह कहती है कि उसे हमेशा से खुद को अलग महसूस हुआ है। उसका परिवार उसे एक समस्या मानता है। स्कूल बदलती रही क्योंकि वह कहीं भी घुल मिल नहीं पा रही थी, यानी वह हर जगह खुद को अकेला महसूस करती थी और किसी के साथ सही से दोस्ती नहीं कर पाती थी। यह सब बताने के बाद उन्हें कुछ एहसास होता है, मतलब वे समझ जाते हैं कि उनकी हालत एक जैसी है। वे सभी एक जैसा ही महसूस करते हैं, यानी सबके अंदर एक ही तरह का दर्द और अकेलापन है।
वे सभी खुद को खोया हुआ और गलत समझा हुआ महसूस करते हैं, यानी उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सही से नहीं समझता। और पहली बार वे सचमुच एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, मतलब अब उनके बीच असली दोस्ती बनने लगती है। उसी रात बाद में सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं, यानी सब अपने घर चले जाते हैं। ट्रिनी सोने के लिए लेटती है, लेकिन अचानक वह अकेली नहीं रहती, मतलब उसके कमरे में कोई और आ जाता है। रीटा रिपल्सा उसके कमरे में आ जाती है, यानी दुश्मन सीधे उसके पास पहुंच जाती है। वह बिना किसी चेतावनी के ट्रिनी पर हमला कर देती है, मतलब अचानक बिना बताए उस पर हमला करती है। ट्रिनी पलटवार करने की कोशिश करती है, लेकिन अपने कवच के बिना उसके पास कोई मौका नहीं होता, यानी वह कमजोर पड़ जाती है। रीटा आसानी से उस पर हावी हो जाती है, लेकिन उसे मारने के बजाय रीटा उसे एक प्रस्ताव देती है, मतलब उसे एक डील ऑफर करती है। वह ट्रिनी से कहती है कि वह अपने दोस्तों के साथ विश्वासघात करे और उसे बताए कि जियो क्रिस्टल कहाँ है, यानी अपने दोस्तों को धोखा दे। बदले में वह उसे जिंदा छोड़ देगी, मतलब उसकी जान बख्श देगी। उसी समय जेसन घर पर सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक किम्बरली उसके घर आ जाती है, यानी वह उससे मिलने आ जाती है। वह परेशान लग रही होती है, मतलब वह दुखी और टेंशन में है। वह जेसन से कहती है कि उसे लगता है कि सब कुछ उसी की गलती है, यानी वह खुद को दोष देती है। उसे लगता है कि टीम मॉर्फ बदल इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वह अपनी सच्चाई छिपा रही है, यानी उसकी गलती की वजह से टीम कमजोर है। फिर वह एक दर्दनाक बात बताती है, मतलब एक बहुत बुरी सच्चाई बताती है। अतीत में उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी, यानी उसने गलत काम किया था। उसने एक दूसरी लड़की की निजी तस्वीरें पूरे स्कूल में फैला दी थीं, मतलब उसने उसकी प्राइवेसी तोड़ दी थी। तब से वह खुद को दोषी और शर्मिंदा महसूस कर रही है, यानी उसे बहुत पछतावा है। वह अपनी भावनाओं को सबसे छिपाती आ रही है, यानी वह अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताती थी। जेसन ध्यान से सुनता है, मतलब वह उसकी बात समझता है। फिर वह उससे एक जरूरी बात कहता है, यानी उसे हिम्मत देता है। वह कहता है, एक गलती तुम्हारी पूरी जिंदगी तय नहीं करती, तुम अब भी बदल सकती हो, तुम अब भी कुछ अच्छा कर सकती हो। यानी इंसान अपनी गलती सुधार सकता है और अपने दोस्तों के साथ होने पर वह चीजों को ठीक कर सकती है, मतलब दोस्त साथ हों तो सब सही हो सकता है। ठीक उसी समय उन दोनों को ट्रिनी से एक संदेश मिलता है, यानी ट्रिनी उन्हें बुलाती है। वह सभी को स्कूल में मिलने के लिए बुलाती है, मतलब सबको इकट्ठा करती है। जब वे सब इकट्ठा होते हैं तो ट्रिनी उन्हें सब कुछ बता देती है, यानी पूरी सच्चाई बता देती है। वह उन्हें बताती है कि रीटा ने उस पर हमला किया था और उसे उनके खिलाफ करने की कोशिश की थी, मतलब उसे धोखा देने को कहा था। अब टीम को आखिरकार बात समझ में आ जाती है, यानी उन्हें खतरे का एहसास हो जाता है। खतरा असली है, रीटा वापस आ गई है, मतलब अब लड़ाई पक्की है। जेसन आगे बढ़ता है और एक फैसला लेता है, यानी वह लीडर बनता है। वह कहता है कि उन्हें रीटा का सामना करना चाहिए और शहर की रक्षा करनी चाहिए, भले ही उनके पास अभी उनका कवच न हो, यानी बिना पावर के भी लड़ना होगा। यह जोखिम भरा है, लेकिन सभी सहमत हो जाते हैं, यानी सब तैयार हो जाते हैं। कोई भी पीछे नहीं हटता, मतलब सब बहादुरी दिखाते हैं। ट्रिनी उन्हें बताती है कि रीटा कहाँ छिपी है, एक पुराने शिपयार्ड में, यानी दुश्मन की जगह बता देती है। तो ग्रुप जो कुछ भी उन्हें मिलता है उसे उठा लेता है, लोहे की रॉड, चेन, और उससे लड़ने के लिए निकल पड़ता है, यानी जो भी हथियार मिले उससे लड़ने निकल जाते हैं। जब वे शिपयार्ड पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि कोई कुर्सी पर बैठा है, मतलब उन्हें कोई दिखता है। वे हमला करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वह एक फंसा हुआ नाविक है, यानी वह असली दुश्मन नहीं था। अचानक उन्हें एहसास होता है कि यह एक जाल है, मतलब उन्हें फंसाया गया है। न जाने कहां से रीटा उन पर हमला कर देती है, यानी अचानक आ जाती है। वह बहुत ताकतवर है, जितनी उन्होंने उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर, मतलब वह बहुत खतरनाक है। भले ही ग्रुप पलटवार करता है, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं होता, यानी वे हार जाते हैं। रीटा आसानी से उन सभी को हरा देती है और उन्हें एक जहाज के अंदर बंद कर देती है, मतलब उन्हें कैद कर लेती है। फिर वह उनसे बड़ा सवाल पूछती है, जियो क्रिस्टल कहाँ है, यानी उसे उसका लोकेशन चाहिए। जेसन उसे सच बता देता है, उन्हें नहीं पता, यानी वे सच बोलते हैं। रीटा गुस्सा हो जाती है, मतलब वह नाराज हो जाती है। वह उन्हें चोट पहुंचाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, यानी उन्हें यातना देती है। वह सबसे पहले जैक को निशाना बनाती है, मतलब उस पर हमला करती है। यह देखकर बिली बीच में आ जाता है, यानी वह अपने दोस्त को बचाता है। वह रीटा से रुकने के लिए कहता है, यानी उसे रोकने की कोशिश करता है, और फिर वह एक बात बताता है, यानी एक राज खोलता है। जहाज के नक्शे का इस्तेमाल करके उसने जियो क्रिस्टल की जगह का पता लगा लिया था, यानी उसे लोकेशन मिल गई थी।
वह शहर में एक डोनट की दुकान के नीचे छिपा है, मतलब असली जगह बता देता है। अब जब रीटा को जगह पता चल गई है तो वह चली जाती है, यानी वह अपना काम पूरा समझती है। लेकिन जाने से पहले वह बिली पर हमला करती है। उसका जादू उसे समुद्र में फेंक देता है, यानी उसे मारने की कोशिश करती है। ग्रुप आखिरकार आजाद हो जाता है और उसे बचाने के लिए दौड़ता है, यानी उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वे उसे पानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन जब वे जांचते हैं तो बिली सांस नहीं ले रहा होता, यानी वह मर चुका होता है। वह जा चुका होता है, मतलब उसकी मौत हो जाती है। हर कोई सदमे में होता है, यानी सब दुखी हो जाते हैं। जेसन पूरी तरह से टूट जाता है, मतलब वह बहुत दुखी हो जाता है। वह हर चीज के लिए खुद को दोषी ठहराता है, यानी खुद को जिम्मेदार मानता है। वह कहता है कि यह उसकी गलती थी कि वह उन्हें इतनी जल्दी इस लड़ाई में ले आया, यानी वह पछताता है। लेकिन किम्बर्ली बोल पड़ती है, यानी वह उसे रोकती है। वह कहती है कि यह सबका फैसला था, यानी सबकी जिम्मेदारी है। उन सब ने मिलकर यह चुना था, मतलब यह टीम का निर्णय था। और फिर वह एक बहुत बड़ी बात कहती है, अगर वह कर पाती तो बिली को वापस लाने के लिए वह अपनी जान भी दे देती, यानी उसकी दोस्ती बहुत सच्ची है। एक एक करके बाकी लोग भी सहमत हो जाते हैं, यानी सब वही महसूस करते हैं। उन सबको भी ऐसा ही महसूस होता है, मतलब सब बिली को वापस चाहते हैं। उसी पल कुछ अविश्वसनीय होता है, मतलब चमत्कार होता है। मॉर्फिंग ग्रिड प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है, यानी उनकी भावना से पावर जागती है। एक पोर्टल खुलता है, यानी एक रास्ता बनता है। जॉर्डन को आखिरकार दोबारा जिंदा होने का मौका मिल जाता है, मतलब वह वापस आ सकता है। लेकिन खुद को बचाने के बजाय जॉर्डन एक अलग फैसला लेता है, यानी वह त्याग करता है। वह अपने मौके का बलिदान कर देता है और उस ऊर्जा का इस्तेमाल बिली को वापस लाने के लिए करता है, यानी दोस्त के लिए खुद को कुर्बान करता है। अचानक बिली जिंदा होकर जाग जाता है, यानी वह वापस जीवित हो जाता है। हर कोई बहुत खुश है, मतलब सब खुश हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, यानी यह चमत्कार लगता है। जेसन जॉर्डन का शुक्रिया अदा करता है, यानी धन्यवाद देता है। अब टीम आखिरकार एक हो गई है, मतलब वे सच में एक टीम बन गए हैं। वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, यानी विश्वास करते हैं। वे आपस में जुड़ गए हैं, मतलब उनकी बॉन्डिंग मजबूत हो गई है। जेसन अपने दोस्तों की तरफ देखता है और कहता है, अब समय आ गया है लड़ने का समय, पावर रेंजर्स बनने का समय, मॉर्फ होने का समय, यानी अब असली लड़ाई शुरू है। पांचों दोस्त एक दूसरे से जुड़ने पर ध्यान लगाते हैं और पहली बार वे पावर रेंजर्स में बदल जाते हैं, यानी उन्हें अपनी शक्ति मिल जाती है। लेकिन जश्न मनाने का कोई समय नहीं है, मतलब तुरंत लड़ाई करनी है। रीटा ने पहले ही वह सारा सोना इकट्ठा कर लिया है जो उसने चुराया था, यानी उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उसका इस्तेमाल करके वह एक विशाल राक्षस गोल्डार बनाती है, यानी एक बड़ा दुश्मन तैयार करती है। वह उसे जियो क्रिस्टल खोजने का आदेश देती है, यानी उसे मिशन देती है। उसी समय वह अपनी पत्थरों की सेना को जॉर्डन के जहाज और रेंजर्स को तबाह करने के लिए भेजती है, यानी हमला करवाती है। जेसन और टीम तेजी से पोर्टल से कूदकर पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, यानी वे लड़ाई के लिए पहुंचते हैं। रीटा की सेना उनका इंतजार कर रही है, यानी दुश्मन तैयार है। इस बार रेंजर्स एक टीम के तौर पर लड़ते हैं, मतलब मिलकर लड़ते हैं। जेसन एक शक्तिशाली तलवार भी बुलाता है और दुश्मनों को मार गिराना शुरू कर देता है, यानी वह ताकतवर बन जाता है। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, यानी लड़ाई कठिन है। तभी जैक के दिमाग में एक योजना आती है, यानी उसे आइडिया आता है। वह दौड़कर वापस गुफा में चला जाता है, यानी कुछ लेने जाता है। कुछ ही पलों बाद वह लौटता है और बचे हुए दुश्मनों को तेजी से खत्म कर देता है, यानी जीत दिलाता है। पहली लड़ाई जीत ली गई है, लेकिन असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, मतलब आगे बड़ा खतरा है। पहाड़ से वे गोल्डार और रीटा को शहर की तरफ जाते हुए देखते हैं, यानी खतरा शहर पर है। जेसन तुरंत सबको कहता है, अपने जॉर्ड्स को बुलाओ, यानी अपने बड़े हथियार बुलाओ। अब जब वे मॉर्फ हो सकते हैं तो वे आखिरकार उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, यानी पूरी ताकत मिल गई है। रेंजर्स कूदकर अंदर चले जाते हैं, मतलब वे अपने जॉर्ड्स में बैठकर अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वे सभी अपने अपने जॉर्ड बड़े रोबोट के अंदर जाते हैं और एंजल ग्रोव शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। शहर में चारों ओर डर और भाग दौड़ का माहौल है। लोग घबरा रहे हैं। वे सब अलग अलग होकर पत्थर जैसे दुश्मनों से लड़ते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। लड़ते समय जेसन को कुछ ऐसा दिखता है जिससे वह हैरान हो जाता है। उसके पापा सड़क पर उसे खोज रहे होते हैं। तभी गोल्डार हमला करता है और उनकी कार उलट जाती है। जेसन डर और चिंता में आ जाता है। वह तुरंत जॉर्ज से बाहर निकलता है और अपने पिता को बचाने के लिए भागता है। रास्ते में दुश्मनों से लड़ते हुए वह कार तक पहुंचता है और अपने पिता को सुरक्षित बाहर निकालता है। उसके पापा उसे देखकर हैरान हो जाते हैं।
उन्हें लगता है कि यह योद्धा जेसन उन्हें कहीं से जाना पहचाना लग रहा है। जेसन फिर से अपने जॉर्ड में लौट जाता है। अब सभी मिलकर गोल्डार से लड़ते हैं, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है। उनके हमलों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर वे एक खतरनाक योजना बनाते हैं। किम्बरली अपने जॉर्ड से बिली को रीटा की तरफ फेंक देती है, जो डोनट शॉप के पास खड़ी है। जमीन पर गिरने से पहले बिली जोरदार ऊर्जा हमला करता है। उस हमले से गोल्डार और रीटा दोनों गिर जाते हैं। थोड़ी देर के लिए लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। गोल्डार दोबारा खड़ा हो जाता है। वह रीटा को फिर से ठीक कर देता है। वह जोर से जमीन पर वार करता है और जियो क्रिस्टल बाहर आ जाता है। अब रीटा जीतने के बहुत करीब है। रेंजर्स पूरी ताकत से हमला करते हैं, लेकिन वह कम पड़ जाता है। गोल्डार उनके जॉर्ड्स को नष्ट करने लगता है। वे धीरे धीरे एक बड़े गड्ढे में गिरने लगते हैं। आखिरी ताकत लगाकर हमला करते हैं, फिर भी गड्ढे में गिर जाते हैं। ऐसा लगता है कि वे हार गए हैं। रीटा गोल्डार को क्रिस्टल लेने को कहती है, तभी कुछ चौंकाने वाला होता है। उनके जॉर्ड्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वे मिलकर एक बड़ा योद्धा बन जाते हैं, जिसे मेगाजॉर्ड कहते हैं। अब वे फिर से लड़ाई के लिए तैयार हैं। हर रेंजर मेगाजॉर्ड का एक हिस्सा चला रहा है। रीटा डरती नहीं और ताकतवर बनने के लिए गोल्डार के साथ मिल जाती है। वह बड़ा राक्षस हमला करता है, लेकिन इस बार रेंजर्स समझदारी से लड़ते हैं। जेसन सबको उनकी ट्रेनिंग याद दिलाता है। वे हमलों से बचते हैं। वे पीछे से पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देते हैं। अंत में मेगाजॉर्ड अपनी बड़ी तलवार निकालता है, एक जोरदार हमला करके गोल्डार को हरा देता है। राक्षस टूटने लगता है। अब कमजोर रीटा दया मांगती है, लेकिन जेसन उसे सरेंडर करने का मौका देता है। वह मना कर देती है, इसलिए जेसन उसे खत्म कर देता है। रीटा अंतरिक्ष में चली जाती है, जम जाती है और हमेशा के लिए गायब हो जाती है। लड़ाई खत्म हो जाती है और शहर बच जाता है। लोग खुश होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हीरो कौन है। कुछ समय बाद सब सामान्य हो जाता है। जेसन जहाज पर जाता है और तलवार छोड़ देता है। कहता है जरूरत पर वापस आएगा। फिर वह स्कूल और डिटेंशन में जाता है। अब वह अकेला नहीं, उसके दोस्त साथ हैं। क्लास में किम्बरली उसे एक ड्राइंग देती है। यह उनके सूट जैसा बिजली का निशान है, जो उनका सिंबल है। टीचर उपस्थिति लेते हैं। एक छात्र नहीं है। उस छात्र का नाम टॉमी ओलिवर है। उसकी हरी जैकेट रह गई है, मतलब नई कहानी शुरू होगी।